अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। अच्छा जी, कल थोड़ी सी बातें हमने की थी, ऐसे गपशप ही लगाई थी, एसिड क्या होता है, डेप्रिसिएशन। कोई ऐसा बच्चा जो आज पहला दिन आया हो, कल ना आया हो? मारे गए आप तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने बच्चे आज आए हैं इनमें से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई? और फिर बच्चा था, कोई मसला नहीं। हमने बस ये कुछ बातें जो हैं वो रिवाइज़ की थी। सबसे पहले हमने, यार ये मिस मिस कर रहा है आवाज़। ये हाइब्रिड में क्यों नहीं बच्चे बैठ पा रहे हैं? क्या मसला है? जल्दी कर लें, डिस्टरबेंस ना हो प्लीज़ जी। तो आज आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में ये अर्ज़ है कि कल हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ ली थी, डेप्रिसिएशन क्या होती है इसको देखा था, और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसको हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। ठीक है जी। और छोटी छोटी बातें हमने कुछ की थी। काइंडली आप साथ वाले किसी स्टूडेंट से बेटा आगे आ जाएं, तीसरी रो से साथ साथ हो जाएं ताकि सात सात बच्चे बैठें। ये इसके अलावा जो पिलर वाले में 6 बच्चे बैठ जाएं, बाकी सब पे सात सात बच्चों ने बैठना है, तीसरी रो से ऑनवर्ड। और आप हजरात जो ख़वातीनो हजरात आज तशरीफ़ लाए हैं वो काइंडली अपने साथ वाले किसी स्टूडेंट से जिसने कल की क्लास ली हो रजिस्टर ले लीजिएगा। बाकी मैंने लेक्चर कल वाला अवेलेबल करवा दिया था यूट्यूब पे, तो आप ख़वातीनो हजरात वो लेक्चर भी वहाँ से ले सकते हैं। काइंडली ले लीजिएगा लेक्चर। इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, छोटी छोटी बातें थी लेकिन ये सारी बातें आगे यूज़ होती रहनी है। आज वाले लेक्चर में फिर मसले मसाइल होंगे जिनका कल का लेक्चर नहीं हुआ होगा। तो कितने बच्चों को पता चल गया था कि लेक्चर अपलोड हुआ है यूट्यूब पे? छुट्टी भी की थी और पता भी चल गया था। मतलब इतने बेहोश हैं हम लोग कि हमें छुट्टी भी करते हैं और फिर भी हमें टेंशन नहीं होती है कि क्या हो रहा है। क्लास का लेक्चर अपलोड करवा दिया था मैंने, ठीक है। देखूँगा अगर आज भी बच्चे थोड़े कम हुए तो शायद एक आज का दिन भी अपलोड कर दूँ, बट ये 1-2 दिन ही करूँगा क्योंकि बच्चे, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, जैसे पैदल चले हुए हैं घरों से। गाड़ियाँ तो हैं नहीं आजकल के ज़माने में, तो वो पैदल आते आते उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से वो मैं अवेलेबल करवा दूँगा यूट्यूब पे, लेकिन आज का दिन होपफुली बच्चे पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में दिए थे, कर लिए थे? हाँ जी, जिनका सोल्यूशन मौजूद हो ना आपके पास वो तो आप कर ही लिया करते हैं सवाल, ठीक है ना जी। तो बहरहाल मैंने ये कहा था कि आपने एक्सपेंस यहाँ पे निकला हुआ है, आपने इस तरह से नहीं बल्कि उस फॉर्मेट के ऊपर सवाल को डालना है। तो फॉर्मेट पे डाल के क्या था, उसी सवाल बुक वैल्यू हर स्टेप पे निकालते रहे थे, कोई मसला तो नहीं आया। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कल के लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं। कल के लेक्चर के अलावा होमवर्क में कोई बात समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं। जितना पढ़ा दिया उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलें फिर शुरू करते हैं फिर। मार्कर्स कहाँ पे? मेरे मार्कर्स नहीं है जी। ये पता नहीं मेरे हैं मार्कर्स नहीं। चलेंगे बहरहाल। अच्छा जी, हमने बात की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है जी। हमने उसको कैलकुलेट करना सीख लिया स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, लेकिन पूरी बात तो हमने नहीं की थी, ठीक है। आज हम एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें हम एक एसेट को ख़रीदेंगे, फिर उसकी ख़रीदने की एंट्री करेंगे, फिर उसको साल के एंड पे डेप्रिशिएट करेंगे और एसेट का अकाउंट बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का अकाउंट बनाएंगे, क्यों बनता है ये बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो बुक के चैप्टर 7 में से मैंने निकाला है, ये आप लोगों के पास हैंड आउट में मौजूद है। मेरे पे आवाज़ जो है ना वो मिस हो रही है थोड़ी थोड़ी देर, आपके आने से पहले हो रही थी, ठीक है ना, मतलब हो रही थी। डॉक्टर को जाके मर्ज ठीक हो जाती, होता है ना। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह भाई, मैंने नहीं पीना आज। मिस्टर बाबर परचेज फॉलोइंग एसेट्स। आज हम ऐसा करते हैं, आज हम अकाउंट्स भी बना लेंगे, आज हम
जर्नल एंट्रीज भी, चलो पहला सवाल है मैं उसमें जर्नल एंट्रीज भी पास कर लूँगा, माना कि आपने सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन बहरहाल हम दोबारा इसको करेंगे कि जर्नल एंट्रीज करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, डेप्शन एक्सपेंस बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाबर ने कुछ एसेट खरीद लिए हैं जी, किस दिन पहला एसेट खरीदा है? अच्छा, रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़िएगा, रिक्वायरमेंट में क्या है जी? प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेशन अकाउंट का होता है, अभी थोड़ी देर पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो हमने अकाउंट्स भी बनाने हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ मैंने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, पर जर्नल एंट्रीज़ भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब 9 और 10 के लिए अकाउंट्स बनाने हैं। पहला एसेट 1 अप्रैल 9 को ख़रीदा जा रहा है, प्रॉबेबली इसी दिन बिजनेस शुरू हो रहा होगा। छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसलिए इनका सर पैर कभी नहीं भी हो तो जो उस्ताद बता रहा होता है ना वही इनका सर पैर होता है। ठीक है ना, तो बहरहाल प्रॉबेबली ये एसेट अभी अभी हमने खरीदे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे। मार्कर्स आ गए मेरे? ठीक है जी, 1 अप्रैल 2009 को बाबर साहब ने एक एसेट ख़रीदा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो एसेट ख़रीदने की एंट्री आती है आप लोगों को? अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट कुछ पता है आपको? पक्की बात है? तो थोड़ा सा टेस्ट ना ले लूँ आप लोगों का, पता नहीं क्या करके आए हैं। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? आप लोग तैयार होना चाहिए। तैयार हैं? अच्छा अच्छा, अगर एसेट में डिक्रीज आए तो क्या होता है? और अगर इनकम में इंक्रीज आ जाए तो? और कैपिटल बढ़ जाए तो? और लाइबिलिटी कम हो जाए तो? अच्छा, क्रेडिटर बढ़ जाए तो? वो भी लाइबिलिटी होता है, खैर है, ज़रा होश से, ठीक है। हाँ, और डेटर बढ़ जाए तो? और बैंक कम हो जाए तो? और एसेट कम हो जाए तो? एक्यूमुलेशन कम हो जाए तो? चलो थोड़ा थोड़ा पता है, बाकी सबको नहीं पता। खैर पता है सबको, लेकिन थोड़ा सा रवा होने में टाइम लगेगा ना, छुट्टियां भी तो थी। छुट्टियां थी आप लोगों की? आप लोगों की छुट्टियां कम थी। अच्छा चले, 1 अप्रैल 2008 को बाबर ने एक एसेट खरीदा, 9 को, चले 9 को एक एसेट खरीदा। एसेट खरीदने पर बिजनेस में एसेट बढ़ गया या कम हो गया? एसेट बढ़ गया, तो एसेट डेबिट या क्रेडिट? अच्छा जी, तो एसेट का अकाउंट डेबिट और कैश ही कर दें, कैश कर दें, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से जी? जी एसेट ही है, तो एसेट जी बेटा। अच्छा चलें ठीक है, नहीं एसेट का मतलब ना हमारी अकाउंटिंग में जब लिखा हो नॉर्मली फिक्स एसेट ही होता है। असल में मसला ये है कि यहाँ पे उसने मशीनरी लिखा नहीं है ना सवाल में, तो इसलिए मैं मशीनरी नहीं लिख रहा। हाँ, अगली बार सवाल को जो है ना सही कर दूंगा, इसमें मशीनरी लिख दूंगा, फिर यहाँ मशीनरी लिख लेंगे। ठीक है, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? अच्छा, 1000 में क्वेश्चन करना आता है सॉल्व? चलो वो भी थोड़ा सा आज ही सीख लें, पहले दिन ही। ठीक है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, वरना एक बार लिख लेना चाहिए रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स में मैंने एक 1000 को कॉमन ले लिया है और 3 सिफरें मेरी बच गई हैं जो सवाल के अंदर मुझे मेरा टाइम बचा देंगी। तो 1000 में, मिलियन में सवाल करना आना चाहिए। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह, हम सवाल किया करेंगे इसी तरह से राउंड करके। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक अहम चीज़ जो कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, वो है इस जर्नल एंट्री की नरेशन लिखना। तो सवाल के अंदर अगर जर्नल एंट्रीज रिक्वायर करे तो नरेशन लिखना लाजमी है, अनलेस कि वो रिक्वायरमेंट में खुद कह दे नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नरेशन को इतनी बड़ी रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि आप मरने वाले हो नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या है? ये क्या किया आपने, ये क्या किया है, ये जो आपने एंट्री की इसमें क्या बता रहे हैं आप? बिजनेस ने क्या किया है? एसेट खरीदा है, तो ये नरेशन है ना, लिख दो बस, परचेज्ड एसेट, एसेट पर सिर्फ इतना लिख दो, ये लो एसेट परचेज्ड। अब ये नरेशन है। ठीक है, बहुत लंबी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। परचेज एसेट बाय पेइंग कैश ऑफ रुपीज 2 लाख लिखा हुआ ऊपर, 2 लाख एसेट डेबिट, बस लिख दो एसेट परचेज, नरेशन है। तो जिंदगी को आसान रखना है, परेशान नहीं होना, लेकिन जो चीजें करने वाली हैं वो करनी आती जरूर हूं। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 1 जून 2009 को एक और एसेट जाके खरीद, कमाल, बाबर की क्या बात है जी। तो जब दूसरी बार एसेट खरीदेगा तो दूसरी बार एसेट खरीदने पे एसेट खरीदने की एंट्री बदल जाएगी। एसेट खरीदने की एंट्री तो वही रहनी है, बस डेट बदल जानी है। तो 1 जून 2009 पर बोलिएगा
पास होने वाले बोल दें, एसेट डेबिट, जो बोल रहे हैं वही पास हो रहे हैं ना, पास होने वाले बोलते रहे एंट्री से, बेशक शोर ना मचाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपने कान तक आपकी आवाज़ जरूर जानी चाहिए। पास होने वाले बच्चों को कह रहा हूँ, ये सारी इंस्ट्रक्शन ना मैं पास होने वाले बच्चों को देता हूँ, जो फेल होने वाले होते हैं वो इन बातों को नहीं मानते थे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता एंट्री बोल दें जी। ये क्या एंट्री है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट खरीदने की एंट्री 300,000। बस नरेशन अब एक बार लिख दिया, आप हर बार लिख लेंगे, ठीक है ना। कोई नई चीज़ आएगी तो मैं उसका नरेशन लिख दूंगा। ओके, परचेज्ड एसेट लाजमी है। अगर जर्नल एंट्री सवाल में रिक्वायर करे तो नरेशन लाजमी लिखना, अनलेस के वो खुद कह दे कि नहीं लिखना। अगर वो खुद कह दे नहीं लिखना तो फिर लाजमी नहीं लिखना, फिर लाजमी नहीं लिखना। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जी नेक्स्ट है क्या? 1 सितंबर 2000, अच्छा ईयर एंड 31 दिसंबर है। इसका मतलब ये जो 5 लाख वाला एसेट है, ये एसेट तो हमारा अगले साल में परचेज हो रहा है, तो फिलहाल जो है वो इस रो में बैठ जाए, साथ हो जाए बेटा। फिलहाल जो है वो हम इस साल को क्लोज करते हैं, ठीक है। इस साल के हद तक अकाउंट्स भी बना लेते हैं, डेप्शन एक्सपेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो वो बता दें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, 2 अकाउंट्स रिक्वायर किए हैं। एक तो हमने आसानी से समझ आ जाता है एसेट अकाउंट, ठीक है, बेसिक्स के अंदर शुरू में ये अकाउंट्स बन जाते होते हैं। तो एक तो चले हम ये बना लेंगे। लेजर बनाना आता है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको लेजर बनाना नहीं आता, निकल जाए क्लास। जी, एसेट अकाउंट नहीं, बिल्कुल ना निकले क्लास से, बैठा रहे, आ ही जाएगा जी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट पूरा लिखना है आपने, एक्डेप नहीं लिखना। हाँ, मेरा पर्चा पास है, मैं लिखता रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, ठीक है। ये सारे इसमें से निकले कसमें। अच्छा जी, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट इन्होंने मांगा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंट्रीज हमने की हैं इनको अकाउंट्स में भी पोस्ट करना आना चाहिए ना, ठीक है। अब पहली एंट्री क्या हो रही है? एसेट का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट हमसे उसने रिक्वायर नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बनाकर अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, दिमाग के अंदर ये दूसरी एंट्री कर लेंगे। अभी फिलहाल आपका दिमाग मैंने यहाँ, ये आपका दिमाग है ना ये, ठीक है, वैसे तो खाली है। तो इसमें ये अकाउंट मैंने बना दिया। अब ये दिमाग के अंदर आपने दूसरी एंट्री पास करनी है। एंट्री डबल एंट्री बोलनी ज़रूर है, ठीक है। अब पहली एंट्री क्या हो रही है जी? बोलें क्या हो रही है एंट्री? एसेट का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। डबल एंट्री पूरी की हमने, ठीक है। ऐसे ही करते थे ना आप लोगों ने, बचपन में ऐसी एंट्री की होगी, नहीं भी ऐसे की थी तो अब बचपन में ऐसे ही करनी है आपने एंट्री, ठीक है। क्या? पहले सिर्फ फिगर लिखा करनी है, इससे गलती के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले आप एंट्री बोलते हो फिगर को लिखें, उसके बाद फिर चाहे डेट पहले लिखें, अंग्रेजी लिखें, वो मसला कोई नहीं है, लेकिन इसको पहले लिख लिया करें, ठीक है। एंट्री बोलते हुए मैंने ये फिगर्स यहाँ पर दोनों अकाउंट्स में लिख दी। एंट्री क्या बनी? एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पर एसेट अकाउंट के डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है? तो यहां पे आपने कैश लिख दिया, ठीक है। ये तो बना ही नहीं रहा हूं मैं, अगर लिखना ही है आपने तो यहां पे एसेट लिख दें, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिमाग के अंदर ये अकाउंट बना करेगा, ये आपका दिमाग है, ठीक है। इसको आपने पर्चे के ऊपर नहीं बनाना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो ओके, तो एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, डेट भी लिखवा दो भाई, 1 अप्रैल 2009, ठीक है। मिटा दूं ना ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, समझ भी आई है। तो अब डबल एंट्री हम इसी तरह से बोला करेंगे, जो अकाउंट रिक्वायर्ड होगा सिर्फ वो बनाएंगे, लेकिन डबल एंट्री पूरी बोलेंगे। वहाँ से ही पता चल रहा है कि इस 200 वाले डेबिट एसेट के डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे ही पता चल रहा है, ठीक है। उसके सामने कैश लिखा तो हुआ है, तो डबल एंट्री के अंदर दूसरा लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैंडआउट तो है ना सब बच्चों के पास? कल वाला हैंडआउट हाथ खड़ा कर दें, कल वाला हैंडआउट कितने बच्चों के पास नहीं है? चलिए फिलहाल ये सवाल सामने है, अभी क्लास के बाद ये सवाल सामने है ना, ठीक है, यही मैं कर रहा हूँ। ओके, क्लास के बाद एंड पे टीए से आपने ये हैंडआउट कल वाला भी लेते हुए जाना है, आज वाला भी इंश्योर कर लीजिएगा।
इन टोटल 3 सफ़े होंगे आपके पास। एक कल वाला एक सफ़ा मैंने अलग कर लिया था, वो सोल्यूशन वाला आज के होमवर्क का ही है, वो भी ले लीजिएगा। टोटल 3 सफ़े हर बच्चे के पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट तक कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्या है, फिर वही एंट्री है, तो बोले एंट्री। पास होने वाले एंट्री बोलते हैं खान साहब, पास होने वाले एंट्री बोलते हैं, मुंह मुंह में कुंगनियां डाल के नहीं बैठते हैं। बोलो एंट्री। एसेट डेबिट कितने से, 300 से। एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। यहां पे कैश लिख लो, यकम जून 2009। भाई हाइब्रिड वालों आवाज ठीक है, हाइब्रिड 2 वालों की थोड़ी रोशनी मेरी तरफ कम आ रही है, मैं छुप ना जाए। कोने पे कोई ना बिठाना, 60 वाले कोने पे नज़र नहीं आ रहा सही। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला नहीं, मसला चले। अब अगली कहानी शुरू करते हैं, जो शुरू कल कर दी थी। ये एसेट हमने ख़रीदे तो इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है ना। इस्तेमाल किया है इस साल में। इस एसेट को 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इस्तेमाल किया। कितने महीने बनते हैं, 9 महीने। इस एसेट को 1 जून से 31 दिसंबर तक इस्तेमाल किया, कितने, 7 महीने। तो ये 9 महीने और 7 महीने दोनों इस्तेमाल हुए तो इन्होंने बिजनेस के अंदर अर्निंग करने में कंट्रीब्यूट किया। इसका मतलब इनकी कुछ कॉस्ट इस साल में एक्सपेंस आउट हो सकती है। अच्छा, आसान वाली बात, इस साल में ये एसेट्स इस्तेमाल हुए, 9 महीने और 7 महीने इस्तेमाल हुए। इस्तेमाल होने से इन्होंने वियर एंड टियर की वजह से वैल्यू लूज़ की। अगर वैल्यू लूज़ की तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये दोनों बातें ही हैं, ठीक है ना। आसान वाली बात क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी डिडक्शन। मुश्किल वाली बात क्या है, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना उसकी यूजफुल लाइफ पे, क्योंकि उसने अर्निंग्स करने में कंट्रीब्यूट किया बिजनेस को। तो उधर अर्निंग्स लेनी है तो फिर इस कॉस्ट को भी एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है ना। बहरहाल हम एक वर्किंग किया करेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे किस साल का जी कैलकुलेट हो रहा है इस वक्त, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। भाई आखिरी लाइन के अंदर बैठा बच्चा बता दे, ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा आ रहा है। हाइब्रिड वालों से इसलिए नहीं पूछता बच्चों, क्योंकि हाइब्रिड वालों के एंड वाले बच्चे को भी नज़र आ रहा होता है, अल्लाह की कुदरत है। वो कैमरा होता है ना, उसमें प्रोजेक्टर होता है, उनको ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। उन सारे उधर ना टुर जाना, उधर जगह नहीं हैगी, ठीक है जी। तो वर्किंग वन किसने लिखना है, कहो आपने, कहो आपने तो कुछ करना ही नहीं है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। बेट ये कहता है बच्चे आज कम थे, मैंने कहा 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। कहता है बच्चे इस दफ़ा स्टार्ट में ज़्यादा आ गए। मैं कहा स्टार्ट में ही तो ज़्यादा आते हैं, 1 हफ्ते बाद फिर पिछली 1 लाइन गायब होती है, 2 हफ्ते बाद 2 लाइनें गायब होती हैं, तीसरे हफ्ते सर्दियाँ शुरू, जब सही सर्दियाँ आ जाएंगी फिर बिस्तर से निकलेगा कौन, ठीक है ना। तो फिर अगली बार पढ़ लेंगे गर्मियों वाले सेशन में। जो ऐसा करेगा कि 1 लाइन गायब हो रही है, छुट्टी कर रहे हैं, बिस्तर नहीं छोड़ रहा, सुबह 7:30 नमाज पढ़ के ना बिस्तर में घुसना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो क्लास के अंदर आते रहना है, क्योंकि जो छुट्टी करेगा वो फिर अगली बार गर्मियों वाले सेशन के अंदर पढ़ लेगा। सर्दियों वाले सेशन के अंदर पास तो उसने होना नहीं। बात समझ रहे हैं ना। छुट्टी नहीं करनी है, एक छुट्टी नहीं करनी है, दूसरा टेस्ट नहीं मिस करना है, तीसरा होमवर्क नहीं मिस करना है, बाकी जो मर्जी करे। ओके, हमने 2009 का एक्सपेंस निकालना है। 2 एसेट्स हमने इसी साल खरीदे हैं, तो जो इस साल खरीदे हैं अकाउंटिंग के अंदर उनको कहा जाता है ये एडिशन हुआ है, फिक्स एसेट का एडिशन हुआ है। मैं पता नहीं किसी वजह से ये 2 लाइनें छोड़ रहा हूँ, पता नहीं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक फॉर्मेट है ना, सेट। देखें, हमारे अकाउंटिंग के अंदर कोशिश ये रहेगी कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं हो जिसके बारे में आप लोगों की तरफ से मुझे ये सुनने को मिले कि सवाल शुरू कैसे करना है ये तो पता ही नहीं चलता। आइए 16 का सवाल शुरू कैसे करना है तो पता ही नहीं चलता। आइए सेट का सवाल शुरू कैसे करना है जी पता, कैश फ्लो का सवाल शुरू कैसे करना है जी पता नहीं चलता। ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। तो उसका हल यही है कि हम एक सेट फॉर्मेट के ऊपर हर सवाल किया करेंगे, और बोर्ड के भी एरियाज़ आपको याद रहा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं उसको भी कोशिश करता हूँ चेंज ना करूँ। अब कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज़ें फिर अपनी जगह पे हेल्प करती हैं, ठीक है। कि आपको पर्चे के अंदर जैसे ही IAS 16 का सवाल नज़र आएगा,
आप कहेंगे अच्छा जी इसको तो नोट बनाना है, हाँ जी नोट तो हम ऐसे बनाते थे। जब हर सवाल एक तरीके से किया हो, कैश फ्लो का सवाल आएगा, आपको पता होगा जी हर सवाल ही एक तरह से करना है, तो ये भी उसी तरह से होना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, कोई नहीं रट्टा नहीं लगाएंगे। हर सवाल जब एक तरह से मैं कराऊंगा तो वो खुद ही फॉर्मेट याद हो जाएगा, आप लोगों को इसमें आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रा मैं इस तरह से 2 लाइनें छोड़ रहा हूँ कि आपको फिर बताऊंगा अच्छा यहाँ पे भी कुछ आ सकता था। बहरहाल मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकालना है उन एसेट्स पे जो क्या किए हैं, हमने खरीदे हैं इस दफ़ा, ठीक है। तो हम उसको कहा करेंगे कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकाल रहे हैं ऑन एडिशंस। एंड वालों को फिर थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, इसलिए ऑन एडिशंस। जी एडिशंस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला एडिशन कितने रुपए वाला है, कॉस्ट है ना। अच्छा सारा सवाल पढ़ लिया, कहीं पे रेट ऑफ डेप्शन नज़र नहीं आया। अच्छा, टेबल के नीचे गिवन है डेप्शन रेट इज़ 10%, नीचे है स्ट्रेट लाइन मेथड के ये रेट, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और 10% रेट। अच्छा अगर पर्चे के अंदर गिवन ना हो रेट तो भी स्ट्रेट लाइन ही यूज़ कर लिया करते हैं हम, ये आपको बताया गया होगा इंट्रो में, ठीक है। नहीं तो अभी बता दूंगा इंशाल्लाह मैं आगे चल के, जब रेट के साथ मेथड गिवन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो कितनी कॉस्ट है भाई, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, नहीं है तो अब आइंदा से लिखा नहीं करेंगे, ठीक है ना, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फिलहाल लिख लें, पहला दिन है ना, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या इनटू रेट, एक ही बात थी ना। प्रैक्टिस कीजिए आपने, ओवर यूजफुल लाइफ वाला सवाल मैंने करवाया था, इनटू रेट वाले आपने घर पे किए थे, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ पे रेट गिवन है तो इनटू रेट कर दें 10%। लेकिन मसला क्या है, ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन निकलेगी, ये फॉर्मूला पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालता है। हमें ये पूरा साल एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो हमें इसके पूरे साल की डेप्रीसिएशन नहीं चाहिए। किस दिन से इस्तेमाल करना शुरू किया है, कब तक किया है, क्योंकि अभी तो डिस्पोजल पड़ा ही नहीं ना, ठीक है। तो अगर एक बार खरीद लिया तो फिर यही नॉर्मल असम्पशन यही है ना, फिर इस्तेमाल हुआ है पूरा साल, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, आगे किसी वक्त बात करेंगे आगे चल के, बीच में अगर 1-2 महीने बंद भी हो जाए तो डेप्रिसिएशन बंद नहीं होती, पर वो जब बात आएगी कर लेंगे। फिलहाल तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक डेप्रिसिएशन कितने महीने की, 9 मंथ्स की, तो इंटू 9/12। भाई आपको समझ आ रही है सही, कहाँ से आए हो आप, कोयटा से, ज़बरदस्त। छुट्टी की ना तो मैं वापस कोयटा भेज दूंगा पैदल, ठीक है जी। 15 छुट्टी नहीं करनी, ठीक है ना जी। अच्छा जी उसके बाद एक और एसेट खरीदा हमने, कितने का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसकी कितनी है, इसकी भी कोई नहीं है, अभी आइंदा से नहीं लिखा करेंगे, बस आज लिख रहा हूँ मैं, इंटू रेट इंटू 9/12, बाटा रेट 9/12 कर दें। नहीं, ये दूसरा एसेट हमने खरीदा है 1 जून को, तो 1 जून से 31 दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं करना वरना पर्चे के अंदर आई के अपने छोटा कर देना, अगर आपने बड़ा बनने की कोशिश की तो उंगलियों पे गिन लें, शर्म की बात नहीं, मैं अभी भी उंगलियों पे गिन लेता होता हूँ मंथ्स, ठीक है ना। तो 1 जून से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7/12 जी। 9/12 है और ये 7/12 है। एंड वाला नहीं भी नजर आ रहा तो बोल रहा हूँ अब जी, 17.5 नजर आ रहा है, थोड़े वाले, आखिरी वाले से पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, और कोई एसेट खरीदा, साल मुकम्मल हुआ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी टोटल फिर यही है, ठीक है जी। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया, 32.5। जो 1000 में नहीं कर रहे होंगे सवाल, उनका आंसर आएगा 32,500, ठीक है जी। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ज़रा सीख लें, आप ज़रा ध्यान से ज़रा सुन लें एक दफ़ा, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, एसेट की वैल्यू में कमी हो गई, ठीक है। ये हमने कल बड़ी तफसील से बात की थी। ये कॉस्ट है, उसमें से जितनी कॉस्ट जो है वो इस साल में हेल्प कर गई
और कंट्रीब्यूशन में रेवेन्यू के उतनी आप एक्सपेंस आउट कर दो। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो जब एसेट एक साल या कुछ अरसा इस्तेमाल हो गया तो इतना डेप्रीशिएट हो गए एसेट, इतना मतलब इतनी वैल्यू लूज कर गए, तो इतना एक्सपेंस बढ़ गया ना। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस का बढ़ना तो क्रेडिट होता है ना, एक्सपेंस का बढ़ना क्रेडिट होता है ना। ये इतनी आवाज़ पहली बार ही आनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो ऐसा मैंने जब वो जुमला बोल दिया था कि वहाँ से एंड से बच्चे को उछल के कहना, ओ सर क्या कह रहे हैं, एक्सपेंस क्रेडिट नहीं जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ने पर क्या होगा? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट हो गया, पूरा लिखना है आपने, डेप एक्स पर नहीं लिखना, ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 32,000 या 5 से, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? ये एसेट की वैल्यू में कमी है कि नहीं है? एसेट की वैल्यू में कमी। एसेट बढ़े तो क्या होता है? डेबिट। और कम हो तो क्या होता है? अभी नोट नहीं करना प्लीज, ठीक है। तो एसेट की वैल्यू में कमी का मतलब एसेट अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट। अब ये एंट्री बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, नो करने वाले, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। ये एंट्री करना भी सिखाऊंगा, इस तरह से अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, ऐसे पर्चे में भी टेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई गलती है। ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बेटर प्रेजेंटेशन भी है, इससे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन भी है। फिलहाल हम उसकी तरफ मूव करेंगे, फिलहाल हम इसको पेंडिंग कर देंगे। हम उस एंट्री से सारा काम कर लेंगे, फिर आज से कोई 6, 7, 8 लेक्चर्स के बाद जाकर मैं आप लोगों को ये वाली एंट्री भी करना सिखाऊंगा और इससे अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, इस एंट्री में कोई गलती नहीं है। ये बात समझ आ रही है? एंट्री समझ, ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा आसान है, ये काम ज़्यादा आसान है, हम पहले मुश्किल वाला सीख लेंगे, ठीक है। तो क्या है जी डेप्रिसिएशन की एंट्री है, मैंने लिखी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इस एंट्री को नहीं करेंगे, एंट्री ये करेंगे लेकिन इसमें एसेट अकाउंट को डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि हम ये करेंगे कि एसेट के अंदर होने वाली कमी जो है, एसेट के अंदर होने वाली कमी को जो है एक अलग अकाउंट के अंदर इकट्ठा करेंगे और एक वक्त आने पर उस कमी को एसेट अकाउंट में से नेट कर देंगे। और ये काम हम पहली बार नहीं करने लगे, ठीक है ना। अगर आप फिक्स एसेट का अकाउंट पहली बार भी बना रहे हैं ना, और ये नाम पहली बार भी सुनने जा रहे हैं, तो बेसिक्स तो सब ने पढ़ी होंगी ना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको बचपन में इंट्रो के अंदर उस्तादों ने क्या सिखाया था? सेल और सेल रिटर्न एक ही लेजर में रखो। क्या कहा था उन्होंने? सेल को अलग रखो, सेल रिटर्न को अलग। सेल रिटर्न क्या है? सेल के अंदर कमी, ऐसे ही है ना। तो अगर सेल बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं तो सेल रिटर्न के बढ़ने पर सेल अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन क्या कहा उस्तादों ने कि सेल को अलग रखो, सेल रिटर्न को अलग रखो, एक वक्त आएगा प्रॉफिट एंड लॉस बनते हुए आप सेल और सेल रिटर्न को नेट कर दोगे। परचेज को अलग रखो, परचेज रिटर्न को अलग रखो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगोगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने लगोगे, तो परचेज और परचेज रिटर्न को क्या कर देना? नेट कर देना। कैपिटल को अलग रखो, ड्राइंग्स को अलग रखो, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इनको क्या कर देना? नेट कर देना। बिल्कुल ऐसे ही डेटर को अलग रखो, एक और आ गया है, डेटर को अलग रखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अलग रखो, जब बैलेंस शीट बनाओ तो डेटर्स और प्रोविजन को नेट करके नेट डेटर्स निकाल लो। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। एसिड को अलग रखो और एसिड के अंदर होने वाली कमी को अलग रखो, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये बिल्कुल सेल और सेल रिटर्न जैसे ही है। सेल क्रेडिट नेचर, उसका कॉन्ट्रा, उसका दुश्मन सेल रिटर्न डेबिट नेचर। परचेज की नेचर डेबिट, तो परचेज रिटर्न की क्या थी? क्रेडिट, कॉन्ट्रा था ना, ठीक है। एसिड की नेचर डेबिट, तो ये जो अकाउंट हम नया बना रहे हैं जिसमें एसेट के अंदर होने वाली कमी को हम अलग रखेंगे, ये उसका कॉन्ट्रा है, इसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है। ये थोड़ी देर में आज प्रूव भी करेंगे कि इसको बेटर प्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ इस एंट्री को फिलहाल सीख लें। एंट्री वो भी सही थी, एंट्री ये बिल्कुल सही है, ये करना सिखाऊंगा, ये करेंगे हम, अकाउंटिंग इसकी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये एंट्री समझो सही नहीं है, हम बेटर प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। बेटर प्रेजेंटेशन क्या है? एसेट को अलग रखो और एसेट के अंदर होने वाली कमी यानी डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंट में रखो, ठीक है। अब उस अकाउंट का नाम हम कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। अकाउंटेंट ने कहा इसका नाम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रख लो, आप उसका नाम अजमल रख लेते, आपकी मर्जी थी, ठीक है। लेकिन पहले बनाने वालों ने एक्यूमुलेशन लिख दिया उसका नाम, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 32,500 से। ठीक है जी, इसकी नरेशन क्या है? डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2009, बिल्कुल सही नरेशन है। कोई और? एसेट इज डेप्रीशिएटेड, ठीक है जी। कोई और? डेप्रीसिएशन ऑफ 2009, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑफ 2009, ये सारी के सारे जुमले बिल्कुल सही हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि जब सबने जो बोला वो सही बोला। पता है ना क्या हो रहा है? डेप्रीशिएट हो रहा है एसेट, डिडक्शन की एंट्री है। तो भाई इतनी सी बात अंग्रेजी के अंदर, सलीस अंग्रेजी के अंदर लिख दो। ठीक है, तो ये क्या है जी? चार्ज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2009। ठीक है जी, और ये किस दिन एंट्री पास करेंगे हम? साल के एंड पे। कल बात की थी मैंने कि ये साल के एंड पे हम एक बार एंट्री पास कर लेते होते हैं, 31 दिसंबर 2009। किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो तो पूछ लें। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट एसेट बढ़ने पर हुआ, और एसेट वैल्यू लूज करता है डेप्शन से, तो एंट्री बनती थी बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन हमने कहा फिलहाल इस कमी को एसेट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट मत करें, बल्कि इस कमी को एक अलग अकाउंट में क्रेडिट कर लें। उस अकाउंट का नाम अक्यूमुलेटेड डेप्शन रख दें। तो हमारी डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री क्या हो गई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक हो गया? अब ये एंट्री पास करवा दो। वैसे तो ये अकाउंट मांगा नहीं हुआ डेप्शन एक्सपेंस का, लेकिन चलो आज पहला दिन है ना, पहला दिन तो बहुत कुछ किया करते हैं, हम बना लेते हैं। ये दिमाग में बनाया करेंगे, अगर नहीं मांगेगा ना तो ये भी दिमाग में बनेगा, लेकिन आज ये दिमाग जो है ना, ये खोल के रखें सामने। ठीक है, आज बना लेते हैं, एक आध दिन बना लेते हैं इसको। जी ऐसा करें, इसको थोड़ा इधर करके बना लें, फिर वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेंगे ना बाद में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूरा लिखा करें। अच्छा, पास होना है तो पास होने के बाद आप भी ऐसे लिख लेना। ठीक है, अच्छा जी। हाँ? नहीं, स्पेलिंग चेक नहीं होते ना, लेकिन अब मिसाल के तौर पर उसने रिक्वायरमेंट मांगी है एक्यूमुलेशन का अकाउंट बनाओ, आपने एक्ट डेप लिखा, उसको गुस्सा भी आ सकता है ना। ठीक है, वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट अगर है, वो बाद में बताऊंगा फिर इंशाल्लाह, कि वर्किंग हो तो फिर माफ़ी मिल सकती है, वर्किंग नहीं है रिक्वायरमेंट तो फिर क्या करें, वो बाद में बातें इंशाल्लाह। ठीक है। बस एक मसला हो गया, थोड़ा सा नीचे ले आए इसको, जगह कम है जी। एंट्री ज़रा आप खवातीनों हजरात बोल देंगे जी। क्या? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 32,5 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 32,5। अब यहाँ पे लिख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज, एक सवाल ये करवाऊंगा, शायद एक आधा इस तरह और करवा दूं, और ऐसे ही सवाल होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होनी है। ठीक है ना? और जिन्होंने मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ाता मैं, कल भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया, आपके सामने ही है, थोड़ी बहुत गपशप, चार तो चीज़ें लिखी हुई थी, ऐसे ही है ना? ज़्यादा पढ़ा था? बोलो। ज़्यादा हमने पढ़ने ही नहीं है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, पर लेकिन रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ इंशाल्लाह जी। डेट बता दें। 17 वाले भाई 9 है, 31 दिसंबर 2009 है। 17 वाला पता नहीं कितने बैठा है मुंडिया, ठहरो मैं ज़ियारत करना चाहूँगा। कौन था? अच्छा, 31/12 बता रहे थे। ठीक है, ले जी, इसके साथ भी डेट लिख दें, और एक साल हमारा हो गया ख़त्म। अकाउंट क्लोज करने आते हैं, लेजर बैलेंस करने आते हैं? चलो शुक्र है। यहाँ पे चलो, आज पहला दिन है, ये भी देखो ना, आज पहला दिन क्या कुछ करवा रहे हैं आप मुझसे। पहला दिन डायरेक्ट ही जाने दूं? आज नहीं जाने दूंगा मैं डायरेक्ट में। 500 और 500 जी। क्लोजिंग डेबिट साइड हैवियर है, क्लोजिंग बैलेंस
है तो डेबिट बैलेंस, लेकिन लेजर को बैलेंस करने के लिए लिखना किस तरफ पड़ेगा? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग वाला, ओपनिंग की बात नहीं कर रहा, ओपनिंग तो वैसे ही है, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। वो क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ क्यों है? क्योंकि डेबिट साइड हैवियर थी, डेबिट का बैलेंस था, वो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है, तो 31 दिसंबर, भाई मैं अपनी तसल्ली के लिए ना ये बातें मैंने बोलनी है। आपको तंगी हो, बोरियत हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गुजारा करें जी। कितना? 500। ये तो 32,500 ही टोटल है दोनों साइड्स। और 31 दिसंबर 2009 पर कैरी डाउन क्या आ गया जी? 32,500। और मज़े की बात यह है कि हमारे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस भी इस साल के एंड पे 32,500 ही है। इसकी क्या वजह है? क्यों डेप्शन और डेप्शन एक्सपेंस का बैलेंस सेम क्यों है? पहले साल में जो इस साल की डेप्शन है वही आज तक की डेप्रीसिएशन है। जो इस साल की डेप्शन 9 की डेप्शन है वही, क्योंकि अभी तो इससे पहले एसेट इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, तो जो 9 की डेप्शन है टोटल आज तक की डेप्शन भी उतनी ही है। इसलिए वैसे ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। डेप्शन एक्सपेंस का मतलब है इस साल की डेप्शन, फॉर द ईयर डेप्शन, और एक्यूमुलेशन का मतलब है आज तक की। तो 31 दिसंबर 9 वाले साल की जो डेप्रीसिएशन है वही 31 दिसंबर 9 तक की डेप्शन भी वही है, क्योंकि इससे पहले एसेट था ही नहीं, ये पहला साल है ना, ठीक है, इसलिए दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, चलो यार, आप लोग कह रहे थे डायरेक्ट भी कर लें, कुछ नहीं किया टोटल मैंने, ठीक है। अब ठीक है जी। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, एक्सट्रैक्ट्स का पता है? किसी को ना पता हो हाथ खड़ा करे ताकि मैं समझा दूं एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखें जी, पूरी इनकम स्टेटमेंट क्या है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एड अदर इनकम, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या। अब मैं जो अपना फिक्स एसेट डेप्शन का टॉपिक कर रहा हूं, इसमें से रेलेवेंट फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सी निकली है? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है। तो अब मैं बेलने बाजू थोड़ा ही आया हुआ है कि मैं सारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बैठ जाऊं, ठीक है ना। मैंने सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, बल्कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट शो करने हैं कि अगर पूरी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये डेप्शन एक्सपेंस प्लेस करना हो तो ये एक्सपेंसेस के अंदर नज़र आता है। तो इसका हल ये होता है कि इसके इस तरह से ना 7 एक्सट्रैक्ट्स लिख दिया, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट्स लिखने के बाद आपने सिर्फ, वैसे तो बड़े होकर ये भी नहीं लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस की हेडिंग भी नहीं देंगे, लेकिन चलो अभी दे देते हैं एक्सपेंसेस की हेडिंग, कि हमने सिर्फ एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को शो करना है। बात समझे हो? तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो 2000, ये इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी इस तरफ, ठीक है। 2009 के लिए कितना है जी? 32,500, 32.5, ठीक है। एक मिनट, इसको नेगेटिव साइन लगा लो, आपकी मर्जी है। इसको नेगेटिव साइन ना लगाओ तो एक्सपेंस लिखा होना भी काफ़ी है, आपकी मर्जी है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। क्वेश्चन जी बेटा ऐसा होता है, असल में ये जो लेजर्स के कैरी डाउन है ये यहाँ से निकल कर ट्रायल में जाते हैं। इस कैरी डाउन का मतलब ये है ये कैरी डाउन टू ट्रायल है, ठीक है। अब आपका जो ट्रायल बनेगा उसमें एसेट अकाउंट का क्लोजिंग आएगा 500, एक्यूमुलेशन अकाउंट का क्लोजिंग आएगा 32,500, और डेप्शन एक्सपेंस का क्लोजिंग भी आएगा 32,500। अब जब आप उस ट्रायल से अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने लगेंगे, फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने लगेंगे, तो अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर ले जाएंगे जहां उन्होंने जाना है। तो एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट चले जाएंगे बैलेंस शीट में, और एक्सपेंस का बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं ज़रा डायरेक्ट कर गया, ट्रायल मैंने नहीं बनाया। क्लियर है बेटा जी? सबको क्लियर है ये? ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि बच्चे डिफरेंट जगह से पढ़ के आते हैं, ठीक है ना। कुछ टीचर्स इस तरह भी करते हैं, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। उससे ज़रा बच्चों को ये वाला कन्फ्यूजन नहीं होता जो अभी हुआ। तो मैंने बहरहाल ये कन्फ्यूजन अब इस क्लास में दूर कर दिया कि मैंने इन कैरी डाउन्स का मतलब क्या रखा हुआ है, कैरी डाउन टू ट्रायल, यानी कि इसके बाद ये कहाँ चली जाएंगी चीज़ें? ट्रायल में। ट्रायल से फिर इनकम स्टेटमेंट वाली इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट वाली बैलेंस शीट में, ठीक है। छोटा सा ट्रायल बना ही लेते हैं, चलें।
डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस, टीबी हो गया इसको। अच्छा जी, एसेट अकाउंट 500, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 32.5 और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 32.5। ठीक है, अब ये इस ट्रायल से मैंने इस फिगर को उठाया है और यहाँ पर प्लेस कर दिया, जैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बेसिक्स में बनाया करते थे। ठीक हो गया, डन है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। साइन लगाना है तो लगा लें, कंफर्टेबल अगर साइन के साथ है कि एक्सपेंस तो नेगेटिव होता है, नहीं है नहीं लगाएंगे तब भी मसला नहीं है। यहाँ पे ये एक्सपेंस लिखा होना काफ़ी निशानी है। इवन यहाँ पे एक एक्सपेंस और एक इनकम है, दोनों के साथ साइन ना लगाओ तब भी चलेगा, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम आपने लिखा तो हुआ है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप कंफर्टेबल हैं एक्सपेंस को नेगेटिव लिखने से तो लिख लें, यहाँ तक को मसला नहीं। उसके बाद बैलेंस शीट है, इधर की बजाय इसके नीचे ही बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स का मतलब भी यही है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल, फिर लायबिलिटी में नॉन करंट, फिर करंट, फिर एसेट में नॉन करंट, फिर करंट, फिर ऐसे थोड़ा ही है। सारा कुछ तो अवेलेबल ही नहीं है। हम सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। रेलेवेंट पोर्शन हमारे इस टॉपिक से क्या चीज़ है निकल कर आ रही बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स, वो जो नॉन करंट एसेट्स हैं, पहले ही बता दिया था। ठीक है ना, जो 1 साल से ज़्यादा ज़िंदगी वाले हैं नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो हमने बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में लिखा एसेट। अब एसेट का नाम नहीं है तो एसेट ही लिख दिया भाई, जमाई ले ले तू हैं, मशीनरी जी 500। अब तुम जमाइयाँ ले रहे हो, इतनी तुम मशीनरी होते तो तुम जमाई लेते हैं जी। लेस करेंगे इसमें से, हाँ ये देखो मैंने कहा था कि अकाउंट्स को अलग अलग रखो और फिर बैलेंस शीट बनाते हुए एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट को नेट कर दो। तो ये एसेट का क्लोजिंग यहाँ से देखो, वो लेजर में से निकल कर आ गया ये ट्रायल में, ये ट्रायल से क्लोजिंग निकल कर, असल में ट्रायल इधर बन गया बैलेंस शीट माजरत। ठीक है ना, वो बाद में चूंकि वजूद में आया ना एकदम से बच्चे के सवाल की वजह से। तो ये 500 का एसेट क्लोजिंग ट्रायल में आया, और ये क्लोजिंग क्या एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। यहाँ ट्रायल से उठा के बैलेंस शीट में लिखते थे ना, ये उठा के बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया। फिर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस, वही देखो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आ गया। अब ये बैलेंस यहाँ से उठ के कहाँ जा रहा है, देखो एसेट का कॉन्ट्रा है, तो जहाँ एसेट ने जाना है इसने भी वहीं पे जाना है, जहाँ एसेट ने जाना है इसने भी वहीं पे जाना है। तो 32.5 लेकिन नेगेटिव नेट कर दिया हमने। और किताबों के अंदर हमारा एसेट जो है वो बुक वैल्यू पर नज़र आएगा। कितनी बुक वैल्यू, ऐसे नहीं बनाया करेंगे हम इंशाल्लाह, हम तो ये सारा काम ना वर्किंग में करके लाया करेंगे और बैलेंस शीट के फेस से बुक वैल्यू ही शो करेंगे। लेकिन फिलहाल पहला दिन है ना अभी, तो सिर्फ ये देख लें इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है, एसेट क्या है, एक्यूमुलेशन क्या है। ठीक है जी, 460 ये नज़र आ रहा है एंड वालों, मुझे लग रहा है नहीं नज़र आ रहा। 467.5 गुजारा हो जाएगा। अब यहाँ तक को मसला, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो देख लें, अभी नोट ना करें, नोट एक ही बार कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देख लें एक बार तसल्ली से। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बुक वैल्यू। क्या बात है, व्हाट टॉक इज जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे। चलें फिर, अगले साल के अंदर क्या हो रहा है। आपको कहना चाहिए था सर ये एडिशन तो बात की बात है, आपको इधर आना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए था, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाना चाहिए था। आपको इतनी अकाउंटिंग भी नहीं आती है, आप पहले अगले साल यकम सितंबर में पहुंच गए हैं और यकम जनवरी 10 इससे पहले आना है। तो सबसे पहला काम अगले साल में क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाना है। तो यकम जनवरी 2010 पर ब्रॉड डाउन, ये CDBD का पता है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या केड़ा पता है ना पता है। और ये
क्योंकि क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, ये सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, पड़ा डेबिट साइड पे है ना, तो जब ओपन करेंगे तो ओपनिंग के अंदर फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं ना, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस है यकम जनवरी 10 पे ब्रॉड डाउन 32,500, और ये कैरी डाउन यकम जनवरी 10 पे ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन 32,500। कुछ खुदा का खौफ करो, ये क्या करवा दिया आप लोगों ने, एक्सपेंस का ओपनिंग बनवा दिया आप लोगों ने। ओ कुछ होश में हो, सोए हुए हो, किधर हो, कहां हो? ये कितनी उंगलियां हैं, ये कितनी उंगलियां हैं? ये 4 उंगलियां, 5वां अंगूठा है। कह रहा हूं होश में नहीं हो तुम लोग। एक्सपेंस क्या मतलब नजर नहीं आ रहा? मैंने नजर क्या मतलब, स्मार्ट से तो हूं मैं, ये देखो उसको भी नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा, आंखों का इलाज कराओ भाई। एक्सपेंस का ओपनिंग होता है, एक्सपेंसेस इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज हो जाते हैं, वहां से रिजल्टेंट निकलता है प्रॉफिट या लॉस। वो प्रॉफिट या लॉस भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल जाता है और कैपिटल में जाके क्लोज हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अपना वजूद खो देता है, जो उसका नेट रिजल्टेंट होता है वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है या लेस हो जाता है, लॉस हो तो, ठीक है। तो अगले साल इनकम्स और एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अल्लाह माफ करे, नहीं कह रहे थे आप लोग सोए हुए थे, ख्वाब खरगोश के मजे गफलत में डूबे हुए थे। इनकम्स एक्सपेंसेस का ओपनिंग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तुम अभी सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये है? मैंने कहा मास्क लगा के सोच रहे हो। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस बात में तो पूछ लें प्लीज। हाइब्रिड वालों कोई कॉन्फ्यूजन है तो, किसी के कान फ्यूज हुए हैं तो पूछ लें। ये बात समझ आई है? सबको समझ आई है? हाइब्रिड में आखिरी लाइन वाला बच्चा हाथ खड़ा कर दे, समझ आ गई है? हाँ, एक को कहा था, 3-4 ने खड़ा कर दिया। चलें कोई बात नहीं जी, क्लियर है? चले, ओपनिंग नहीं आएगा। चलो जी, ओपनिंग आ गए। जिधर बैलेंस शीट के आइटम्स ओपनिंग बनते हैं, क्लोजिंग, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के नहीं बनते। अब क्या हुआ भाई, बाबर को नहीं करा रहा है, एक एसेट और खरीद लाया। बाबर फॉर्म में आ रहा है ऐसा ऐसा है, ठीक। तो बड़ा वैसे मैच नहीं जीते यार हम लोग हैं, खीर ही नहीं होगी है? चलो आपस की बात है, मैं सो गया था। अच्छा मैं क्या, रहने दो यार, टाइम ज़ाया करना, सवेरे पढ़ाना भी जी। यकम सितंबर 2010 को बाबर क्या कर रहा है, एक और एसेट खरीद के ले आया है। तो एसेट खरीदने की एंट्री आज भी वही, इंग्लिश आज भी जी। अब यहां पर आप लिख सकते हैं, ये एंट्रीज हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, नहीं 9, और ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ठीक हो गया जी। तो इस साल में सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री करेंगे, ओपनिंग की एंट्री करेंगे भाई। ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। ओपनिंग क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग, और क्लोजिंग जो बनता है वो बैलेंसिंग है, हम जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। मते करो, ठीक है ना, करोगे जी। तो उसके बाद सबसे पहला काम यकम सितंबर 2010 को इस एसेट से रिलेटेड क्या हुआ, इस एसेट से रिलेटेड ये एक्टिविटी हुई है कि एक और एसेट भाई साहब खरीद लाए हैं 5 लाख का। तो यकम सितंबर 2010 पे एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। भाई को इस पर एतराज़ भी है, आपको पता है, एक भाई को हमारे कैश के ऊपर और एसेट के ऊपर मशीनरी कह रहे थे कर दो, और वो सही कह रहे थे, असूली तौर पे सही कह रहे थे वो, लेकिन मैंने ऐसे ज़रा मजाक में बात याद करा दी आपको। असल में मैंने ये बताना था कि सवाल के अंदर जो लफ्ज़ लिखा हो पर्चे में हमने वो इस्तेमाल करना है। एसेट लिखे तो एसेट, व्हीकल लिखे तो व्हीकल, मशीनरी लिखे तो मशीनरी, ठीक है, ओके। बिल्डिंग लिखे तो बिल्डिंग जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। चलो अब बहुत से इजाफी काम हम कर रहे हैं इस सवाल में। रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ये 2 अकाउंट्स थे, ये अकाउंट भी इजाफी बना लिया हमने, ये एक्सट्रैक्ट्स भी इजाफी बना रहे हैं, ये एंट्रीज भी इजाफी कर रहे हैं ना। आज पहला दिन है, पहले दिन बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा कर लिया करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये एंट्री पोस्ट करवा दें जी। एसेट का अकाउंट डेबिट, दिमाग के अंदर कैश का अकाउंट क्रेडिट। एंट्री पूरी हो गई, यहाँ पे कैश लिख लें और यहाँ पे 1
सितंबर 2010 लिख ले। बस एक एसेट और खरीदा। अब ये ट्रायल मिटा रहा हूं अब मैं, ठीक है, इसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसे समझाने के लिए आपको बना दिया। यानी अगर वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो हम ट्रायल बनाकर उधर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे ना। ट्रायल तो दिमाग में बन रहा होगा हमारे कि ट्रायल एसेट अकाउंट में जाए, एसेट अकाउंट ट्रायल एसेट अकाउंट में गया, एसेट अकाउंट ट्रायल में गया, एक्यूमुलेशन अकाउंट ट्रायल में गया, एक्सपेंस ट्रायल में गए, वहाँ से निकल के तो वो डायरेक्ट कर लेंगे। दिमाग के अंदर ये ट्रायल बन रहा होता है हमारे, ठीक है ना। हमारा दिमाग जो है ना, बस बहुत कुछ दिमाग के अंदर चल रहा होता है। अच्छा जी, अब अगले साल डेप्शन एक्सपेंस निकालना है। ये डेप्शन एक्सपेंस मैंने निकाला था फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 के लिए, ठीक है जी। और अब 31 दिसंबर 2010 के लिए डेप्शन एक्सपेंस निकालना है, ठीक है जी। तो कितने एडिशंस हुए हैं इस दफ़ा? एक ही एडिशन है। ठहर जाओ पान जी, तुसी आ जाओ जी। कितना है एडिशन? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, कितना जी? 10%। अब ये खरीदा है यकम सितंबर को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 नहीं, इसीलिए कहा था उंगलियों पे गिन लो, ठीक है ना, टार्जन नहीं बनना जी। 6 7 हो नहीं सकता, 6 6 6 6 है ना जी। अच्छा ओके जी। अब ये करके आप आगे जाने ही लगे थे कि आपको कहीं से रोने की आवाज़ें आई। आपने गौर से देखा तो ये ओपनिंग एसेट्स रो रहे थे। ये कहने लगे देखो तो, देखो तो, ये कल के छोकरे को इन्होंने डेप्रिशिएट कर दिया है। हम जो पिछले साल से चले आ रहे हैं हमें किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो सिर्फ आज के सवाल में ऐसा किया है, आइंदा नहीं ऐसा करेंगे। सबसे पहले इन्हीं को डेप्रिशिएट किया करेंगे, ठीक है। ये जो ओपनिंग में एसेट्स पड़े हैं जो पिछले साल हमने खरीदे थे, इस साल तो ये पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं भाई। तो सबसे पहला हक तो इन्हीं का बनता है। तो ये जो जगह मैंने छोड़ी थी यहाँ पर, ये लिखने के लिए छोड़ी थी कि यहाँ पर हम लिया करेंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स, ठीक है जी। लेकिन चूंकि ओपनिंग एसेट्स थे नहीं, पिछले साल के शुरू में हमारे पास ओपनिंग में कोई एसेट्स नहीं पड़े थे। बाबर ने इसी साल पहला एसेट खरीदा था 9 में, तो इसलिए ओपनिंग कुछ नहीं था, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं आई थी। लेकिन जब 2010 में आए हैं तो फिर पिछले साल वाले एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑन ओपनिंग एसेट्स हमने ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। अब आई विश कि मैंने सवाल कल यहाँ पे एक सॉल्व किया था, शुक्र है। मुझे ये बताइए, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो अगले साल में जाकर भी डेप्रिसिएशन के लिए क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? कॉस्ट। देखो ना, पहले साल में तो थी ही कॉस्ट। अभी दूसरा मेथड हमने पढ़ा नहीं, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कुछ और करेंगे। फिलहाल तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम क्या करते थे, हर साल रेट को कॉस्ट पे लगाते थे या लाइफ डिवाइड करते थे कॉस्ट से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जौन सा मर्जी साल हो एसिड की ज़िंदगी का, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एसिड की ज़िंदगी का जौन सा मर्जी साल हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम कॉस्ट, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला अंग्रेज़ी में लिखना चाहूँ तो वो फॉर्मूला बनेगा कि हमने ओपनिंग, भाई एंड वालों ज़रा देख लो, या ब्लू है तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा आपको। ओपनिंग, इसको थोड़ा सा ऐसे ओपी लिख कर ना बड़ा लिख दो, ओपनिंग कॉस्ट ऐसे कर लेते हैं, ऑफ ऑल एसेट्स आपने ले लेनी है, ठीक है। जो जितने एसेट पिछले साल में हमारे पास पड़े थे वो इस साल के शुरू में ओपनिंग में है ना। जो पिछले साल हमारे पास एसेट आ गए थे वो इस साल हमारे पास ओपनिंग में पड़े हैं। तो उन सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट को पकड़ोगे और उस पर क्या लगा दोगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और सबसे अहम बात क्या है, यहां पर कभी भी फ्रैक्शन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। आपको फ्रैक्शन नजर आया, आपको फ्रैक्शन नजर आया, आपको फ्रैक्शन नजर आया, कहां पे? एडिशंस में।
डिस्पोजल हम पढ़ेंगे उसमें भी नज़र आया करेगा, लेकिन ओपनिंग में जो एसेट्स पड़े होते हैं वहाँ कभी भी आपको उनकी डेफिनेशन कैलकुलेट करते हुए फ्रैक्शन नज़र नहीं आएगा। कभी भी हमने यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ उन एसेट्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे, ठीक है। तो ये बात आप लिख लें तो बेहतर है, कहीं पे भी अपनी किताबों में लिख लें, ठीक है। नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर, ऐसे लिख लें, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर, ऐसे लिख लें, या यूं लिख लें कि उर्दू में लिखना चाहें तो यूं लिख लें, यहाँ पर हम सिर्फ उन एसेट्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक मौजूद रहें। ये लाजमी लिख लें क्योंकि आगे डिस्पोजल में जाके फिर इसी ने हेल्प करना है, ठीक है। तो ऑन ओपनिंग एसेट जहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एसेट्स ही वो लेने हैं। कैमरा उधर ही है, मैं इधर आ गया हूँ। नहीं, इस वक्त मैं कैमरे में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा ना आमिर भाई जी। असल में ना एक्टिंग भी करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग भी करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना। मसला ये है कैमरामैन आमिर के साथ। तो मैं क्या कह रहा था, नहीं उससे काम दी गाल ना याद रखना। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये लिख लो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना। उसकी वजह क्या है? हम यहाँ पे एसेट्स लेते ही सिर्फ वो हैं जो सारा साल यानी साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। तभी तो जो इस साल एडिशन हुआ वो इधर नज़र नहीं आ रहा, अलग पड़ा है। और तभी तो इंशाल्लाह जब डिस्पोजल शुरू होगा तो जो इस साल डिस्पोजल हो रहा होगा वो अलग नज़र आएगा, वो इसमें हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वो वक्त आने पर करेंगे। फिलहाल उसूल तो लिख लो, ठीक है। तो नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें, ओके। लो भैया, कितने हैं ओपनिंग एसेट्स? जाएंगे सवाल से ढूंढेंगे? सवाल से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है भाई, सवाल से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एसेट अकाउंट हमें बता रहा है हमारे पास इस साल के शुरू में कितने एसेट्स ओपनिंग पड़े हैं। तो ओपनिंग कॉस्ट, एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी है या बुक वैल्यू पड़ी है? बड़ी अहम बात की मैंने आज, ठीक है। ये भी आगे जाके बहुत काम है, छोटी छोटी बातें होती हैं, काम आती हैं आगे बड़े बड़े सवालों में जाकर। एसेट अकाउंट में अगर हमने एसेट के अंदर होने वाली कमी को नहीं क्रेडिट किया, उसको अलग रख लिया, तो एसेट अकाउंट तो हमेशा कॉस्ट ही शो करता रहेगा, उसमें से डेप्शन तो माइनस हुई ही नहीं है, वो बुक वैल्यू पे तो नहीं नजर आएगा। लेकिन जिस दिन हमने ये वाली एंट्री करनी है ना, ये वाली एसेट अकाउंट क्रेडिट वाली, उस दिन एसेट अकाउंट को वजूद ही नहीं रहेगा और उस दिन एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो करेगा। ये आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाल्लाह, फिर वहां पे बात रिवाइज करेंगे। फिलहाल वापस आए। अगर दो बातें हैं अब मैं करने जा रहा हूं, एक मैंने कर ली है, क्या? ऑन ओपनिंग जहां पे लिखा होता है वहां पे कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ उन एसेट्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। एक बात हो गई। दूसरी अहम बात आज की क्या है? अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग नजर आ रहा हो तो पक्की बात है एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, ये पक्की बात है। अगर एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग नजर आ रहा है तो मतलब हमने डेप्शन की एंट्री क्या की है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जब एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ ही नहीं एसेट के अंदर होने वाली कमी से, डेप्शन एक्सपेंस एसेट अकाउंट में आया ही नहीं, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू नहीं शो करेगा, वो कॉस्ट शो करेगा। हाँ, एसेट, सब इधर तवज्जो करें, एसेट अकाउंट कॉस्ट शो करेगा, सब इधर तवज्जो करें प्लीज प्लीज प्लीज, सब बोर्ड पे देख रहे हैं। एसेट अकाउंट कॉस्ट शो करेगा, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो नहीं कर रहा। हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए हमने कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन करके बुक वैल्यू बैलेंस शीट में शो कर दी, ठीक है। तो फिर दूसरी अहम बात आज की क्या हो गई? अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नजर आ रहा हो अलग, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट नजर आ रहा हो अलग, तो फिर एसेट अकाउंट बन रहा होता है एट कॉस्ट, ठीक है जी। पक्की बात है, इसमें कोई शक तो नहीं है, किसी को शक तो नहीं है कोई? अच्छा, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं ये कह रहा था कि आपको ओपनिंग कॉस्ट चाहिए तो आपने अब सवाल में नहीं जाना, बल्कि आप अपने अकाउंट के पास आए। ये एसेट अकाउंट कॉस्ट में बन रहा है ना, ओपनिंग डेट पे जो ब्रॉट डाउन बैलेंस पड़ा है वो क्या है? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स। जितने आज इस साल के शुरू में एसेट्स हैं उन सब की ओपनिंग कॉस्ट ये पड़ी हुई है 500। तो फिर सवाल से अलग अलग एसेट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है जी? 500, ठीक हो गया जी। और
इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 10% रेट। और कितने महीने का फ्रैक्शन बना यहाँ पे, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लगवाया आप लोगों ने, 4/12 जी, पूरा साल नहीं था यहाँ पे, 4/12 था, वो मैंने कहा भूल गया था उस वक्त मैं, फिगर तो सही लिखवाई हुई है ना। अच्छा चले जी, तो यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना जी, बोले 50 और टोटल 66.6। अब ये 66.67 क्या है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10 की जर्नल एंट्री जरा फरमा दीजिए, क्या होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से, ठीक है जी, नरेशन आपको पता है अब क्या है, लिखी हुई ऊपर, डन, पोस्ट करवा दें इसको। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 66.67, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 66.6। यहाँ पे क्या लिख लोगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, यहाँ पे क्या लिख लोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेट भी लिख लो। अब सवाल खत्म हो गया है, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। भाई इधर देख ले भाई, फिर तूने कहना नजर नहीं आ रहा मुझे, देख ले भाई इधर, ठीक है जी। 1000 क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम है, यानी डेबिट साइड हैवियर है, तो 31 दिसंबर 2010 पर कैरी डाउन आ गया 1000, ठीक है जी। टोटल बताएंगे जी, हैवियर एक ही साइड है, 99.17। 31 दिसंबर 10 पे क्लोजिंग बैलेंस है 99.17। समझ आ रही तुम्हें, तुम कहाँ से आए थे, नहीं 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 नहीं, ये एक पाकिस्तान के एक कोने से आया है, दूसरा पाकिस्तान के दूसरे कोने से आया है, और अगर ये ना पड़े तो प्रोजेक्टर उतार के मैं तुम लोगों को लटका देना, यहाँ पे आ जाते हैं इतने दूर दूर से, तो पढ़ते नहीं है। समझ आ रही है ना जी, नहीं खुलती। अच्छा जी, यहाँ पर 31 दिसंबर 9 पे क्लोजिंग बैलेंस 66.67 आ गया। अब फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया, अब दोनों का क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट हो गया नहीं हो गया। ये है फॉर द ईयर एक्सपेंस। इस अकाउंट को बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अकाउंट यहाँ से भी नजर आ रहा होता है। देखो फॉर द ईयर 32.5, एज ऑन भी 32.5। अगले साल फॉर द ईयर 66.67, लेकिन एज ऑन 99.17। बात समझे हो, तो ये फॉर द ईयर एक्सपेंस है, ये एज ऑन, फॉर द ईयर एज ऑन, पहले साल बराबर था, फॉर द ईयर और ये एज ऑन, ठीक है, उसमें पिछले साल का भी ऐड हो गया। बहरहाल 10 जो है वो मैनू 10 कि 10 इत्थे क्यों है, क्या मतलब, ये 10 पहले क्यों लिखा हुआ है। IS1 की प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि आप मोस्ट रीसेंट को पहले लिखा करें और जो पिछला साल कंपैरेटिव ईयर होता है वो बाद में लिखा करें। बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता किसी ने 10 यहाँ पे लिख दिया है, जगह नहीं बचाई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो आइंदा से ख्याल रख ले, कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है, उम्मीद है नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये सही तरीका है, तरीका ये सही है, ठीक है। 2010 पहले, फिर 2009, फिर 2008, ठीक है।
ओके। IS1 हमारा जो स्टैंडर्ड है जो प्रेजेंटेशन की बात करता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की, वो हमसे ये रिक्वायर करता है। जी डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितने हैं? 66.67। एसेट का क्लोजिंग, अब ये ट्रायल में जा रही हैं चीज़ें बच्चों, ठीक है ना। हाँ, ट्रायल में एसेट का क्लोजिंग कितना गया होगा? 1000, वहाँ से बैलेंस शीट के अंदर आ गया 1000, ठीक है जी। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग कितना है जी? 99 पॉइंट, तो 99.17 और ठीक है जी। कुछ कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जी बोले बेटा। एक, जी बेटा। 10 का है। मैं अगर पता नहीं कोई सवाल है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां खुद ही उठ के आके सही कर दिया करो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर। आके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे 9 मिटा के 10 लिख रहा है बच्चा, क्या हुआ सर? ये आपने गलत लिख दिया था। ऐसे होना चाहिए आपको। हाँ, आप उड़ के जा सकते हैं यहाँ से, उठ के तो नहीं जा सकते। अरे, अगर वाले सवालों का मैं जवाब नहीं दिया करता, लेकिन चलें भाई साहब पूछ रहे हैं अगर रेजल वैल्यू 0 ना हो तो नहीं, फिर माइनस नहीं करेंगे। फॉर्मूला मैंने गलत लिखवाया था कल। जाहिर है स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेजल वैल्यू होगी तो कॉस्ट माइनस, भाई पीछे मुड़ के मत देखो यार, मेरा उसका मजाक है, अपना मेरा बच्चा है, ठीक है, खबरदार। ऐसे ज़रा उसको याद रह जाएगा ना, थोड़ा शुगर लगा लूंगा तो। जी भाई रेजल वैल्यू, ये बड़ा अहम सवाल है। इंशाल्लाह एक टेस्ट में सवाल आएगा, तब तक आप ये बात भूल चुके होंगे, तो ये भाई की बरकत से अब आपको याद रहेगी। क्या? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो और रेजल वैल्यू हो तो जहां जहां, असल में ना भाई साहब पता है क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो आपने ऊपर लिखा है 5 लाख, इसमें से -0 नहीं किया, यहां पे भी करना है। जहां जहां कॉस्ट नजर आनी है वहां वहां आपने रेजल वैल्यू को माइनस करना है, अगर मेथड हो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, याद रहेगा। चल इसको दुआ भी दे देना। तो ये देखो 500 -0 क्या है? कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू। ये यहां भी होनी थी। अगर रेजल वैल्यू हो तो भाई आपको थोड़ी देर पहले यही तो दिखा रहा था, ये देखो जोन सा मर्जी साल हो रेजल वैल्यू माइनस करनी होती है। तो चाहे ओपनिंग पर डेप्शन निकालोगे, चाहे एडिशन के वक्त निकालोगे, चाहे डिस्पोजल के वक्त निकालोगे, अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है और खुदा ना खास्ता सवाल में रेजल वैल्यू भी गिवन है तो वो आपको जगह जगह माइनस करना पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल रेजल वैल्यू नहीं थी ना, तो मैंने ये कहा था कि आज लिख रहा हूँ, आइंदा लिखूंगा ही नहीं। अगर रेजल वैल्यू सवाल में नहीं होगी तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। अब मैं 2 3 4 दिन नहीं लिखूंगा, पहला हफ्ता तो टेस्ट होता नहीं ना, अगले हफ्ते देखेंगे टेस्ट के काबिल कुछ हुए आप, तो टेस्ट जब होगा तो उसके अंदर भी जब मैं लिखना छोड़ दूंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, रेजल वैल्यू होगी, तो आप भी लिखना छोड़ते हो, आप भूल चुके होंगे, तो वहां पे भूलना नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रेजल वैल्यू को लाजिम माइनस करना है जहां भी डेप्शन निकालो, चाहे ओपनिंग के वक्त निकालो, चाहे एडिशन के वक्त निकालो, चाहे डिस्पोजल के वक्त निकालो। याद रहेगी ये बात। क्या क्या? अच्छा जी, इधर देखें आप। आमर भाई, ये बच्चों क्वेश्चन 14 अब आपका होमवर्क है, ये क्रॉस की बजाय टिक हो गया है। पहला होमवर्क 14 है, दूसरा होमवर्क 15 है, और तीसरा होमवर्क 16 है, और इन सब के सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा ज़बानी के बच्चे चुप कर जा, आज वाला हैंड आउट ओपन करें। क्वेश्चन 17 में करवा देता हूं।
और ये 2 सवाल भी आप आज आपका होमवर्क ज़रा ज़्यादा है, फिर प्रैक्टिस है ना, क्योंकि जो सवाल मैंने करवाए हैं वो सवाल वही हैं। बस सवाल शुरू नॉर्मली कहाँ से होंगे, ये 2010 से जहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ है। यानी इधर देखो, जैसे आपका होमवर्क में सवाल है, सवाल नंबर, खैर जो यार तरोड़ा पै गया तो तुसी जी। अगर आप क्वेश्चन 14 देखें, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस 9, तो इसी तरह से पहले साल 9 में कुछ भी नहीं है, ओपनिंग 0 होगा, फिर 10 में एसिड खरीदे, फिर 11 में खरीदे, जस्ट प्रैक्टिस है, सेम बाबर जैसा सवाल है। 15 के अंदर स्टार्टेड बिजनेस यकम जनवरी 10 से शुरू हो रहा है, ओपनिंग 0 से काम चला। 16 के अंदर बिल्कुल सेम, यानी ये तीनों सवालों के अंदर बिल्कुल बाबर वाली अप्रोच होगी, ठीक है। लेकिन जब हम आज वाले लेक्चर नोट्स में आते हैं, तो आज वाले लेक्चर नोट्स का जो सवाल मैं फ़िलहाल तो नहीं करवाऊंगा शायद, वो ये सवाल है, लेकिन एक चीज़ मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। वो क्या है, मिस्टर एहसान हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन यकम जनवरी 12, या यूं भी लिखा हो सकता है पर्चे में, फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन यकम जनवरी 12, और ये एसेट और अक्यूमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। यानी ये सवाल जो है, ये सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, यूँ समझ लो। यानी कि ये सवाल अगर होता तो ये यकम जनवरी 10 के ऊपर वो बताता ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है 500 और ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेशन है 32,500, 32,000 ये 5, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये ओपनिंग यकम जनवरी 10 पे ब्रॉड डाउन लिख कर यहाँ से आगे सवाल शुरू करते। तो ये एहसान वाला सवाल जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सबसे अच्छा सवाल इसलिए है, ये मैंने कल खुद करवाना है। ये इसकी अच्छाई ये नहीं है कि मैंने इसको कल खुद करवाना है, बल्कि इसकी अच्छाई ये है कि इसका सलूशन मौजूद नहीं है, तो ये आप लोग नकल नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये सबसे अहम होमवर्क है। पहले 3 तो आसान से सवाल थे, ये भी इंशाल्लाह आसान ही साबित होगा, लेकिन मुझे इसकी खुशी ये है कि इसका होमवर्क नहीं है, सलूशन नहीं है, और इसको मैंने खुद सॉल्व करवाना है। कल आपको मैं खुद क्लास में आकर सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करूँगा, ओके। बाकी ये 2 तो आपके साथ होमवर्क मौजूद, सोल्यूशन मौजूद है इस होमवर्क का। तो आपके आज टोटल 6 सवाल हैं, 5 सवाल हैं होमवर्क के अंदर, ठीक है, ओके। 5 सवाल हैं होमवर्क में, हर सवाल के ऊपर पता है कितना टाइम लगाना है। और भाई साहब देख लो, मेरी बात गौर से सुन लो, ये अब आप कैफ के अंदर आ गए हो, ये नहीं करना आपने कि टेक तकिए 3-4 पीछे लगा के, चाय का कप रख के, एक साइड पे मोबाइल रख के दूसरी साइड पे सवाल करें होमवर्क का। इससे आदत पड़ जाएगी आपको स्लो स्लो करने की। एक एंट्री की, मैसेज देखा, दूसरी एंट्री की, चुस्की चाय की ले ली, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैच नहीं देखना बिल्कुल साथ। होमवर्क के लिए डेडिकेटेड, क्या मसला है, होमवर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम हो और उसके अंदर आपने पूरे ध्यान से सवालों को करना है। हर सवाल देख भी लेता हूं मैं। 2 साल का अकाउंट बनाना है 18 में, 1 साल का अकाउंट बनाना है 19 में। आप 18 वाले सवाल के साथ लिखें, चूंकि आपका पहले पहले 1-2 दिन है, तो आपको इतनी गुंजाइश मैं दे देता हूं कि आप इसको एहसान वाले सवाल को 10 मिनट में करें। क्यों, क्या है, नहीं कर सकते? कोशिश करें, चलें 10 मिनट लिखें इसके साथ। और ये जो आसिफ वाला सवाल है, इसका चूंकि एक ही सवाल है, इसके साथ 8 मिनट लिखें। और जो पिछले सवाल हैं 3 सवाल, हर एक सवाल आपने 12-12 मिनट में कर लेना है, ठीक है। टाइमर लगाना है, स्टॉप वॉच लगानी है, इससे ज़्यादा टाइम, पहले एक 2 सवालों में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह रवा हो जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी छोटी सी बात ज़रा करके फिर छुट्टी देता हूँ आप लोगों को। नहीं, अपना नया फॉर्मेट बनाना, इसी फॉर्मेट से करना है, फजूल सवाल मत क्या करो पहले भाई की तरह। जब एक मैंने फॉर्मेट बनाया है, सुने, अच्छा मैं समझ गया, सवाल क्लियर किया करो ना यार। भाई साहब, बच्चे नहीं गुस्सा करते मेरे साथ, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई सुन लें, भाई भी सुन लें, बाजियाँ भी सुन लें, प्लीज़ सारे चुप कर जाया करें। जब बोला कर क्लास के अंदर मैं कहूँ चुप करें, तो सब स्टूडेंट सब उसी में आते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी उसी में आती हैं। भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि घर पे डेप्शन एक्सपेंस का लेजर बनाएं, आपके दिल में आ रही है बनाना?
ज़रूरत महसूस करें तो बना लें, मेरी तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि सवालों के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, फिलहाल दूसरी बात, एक और बात भी जेन में, हाँ, दूसरा सवाल आपका ही होना चाहिए, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहे हैं? अच्छा, जो नहीं बनाना चाह रहे वो भी बनाएं, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस के लेजर में आपको गुंजाइश है, आप बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाना चाहें तो बेशक ना बनाएं लेकिन उनकी आवाज़ बंद हो जाती है यार। लेकिन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये आपने हर सवाल के साथ बनाने हैं और लाजमी बनाने हैं, और मैं कल चेक भी करूंगा। और चेक मैं ऐसे ही करता हूँ, बस जिसका काम ना हो वही चेक होता है, अल्लाह की तरफ से ही को होता है। ऑडिट कर करके ना ऑडिट अप्रोच इंसान की बन जाती है, तो गलती के ऊपर ही बंदा पहुंच जाता है, ठीक है। तो होमवर्क सारे करके आएंगे और चेक उस दिन होता है जिस दिन आप नहीं करके आते, ये भी अल्लाह की तरफ से ही कोई होता है, ठीक है। अच्छा जी, आपके साथ मैंने क्लास के स्टार्ट में एक छोटी सी बात की थी, एक दावा किया था कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट वाली जो एंट्री है ये बेटर प्रेजेंटेशन है। हालांकि दूसरी एंट्री भी सही है लेकिन ये वाली बेटर प्रेजेंटेशन है, ये कहा था मैंने आपको, ठीक है। तो इस दावे को जरा साबित कर लेते हैं, क्या ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आज वाले हैंडआउट में, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ होमवर्क में चला गया, मैंने गोली करा दी है, ठीक है। असल में 18 वाला क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ एक बार आप करें। आज टाइम होता तो मैं क्लास में मैं आपसे ही पहले करवाता, फिर मैंने सॉल्व करना था। तो चलो अच्छा है, घर से आप कराओगे, फिर कल मैं सॉल्व कर दूंगा, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 17 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखेंगे आप अगर तो। मिस्टर कासिम परचेज एन एसेट फॉर 90 ऑन 1 जनवरी 10, लाइफ इज 3 साल एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स फॉर 10, 11 एंड 12। तो मैं सिर्फ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं इनकम ये लेजर भी बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो यहीं पे सवाल करते हैं, या बोर्ड की वो साइड तो भरी हुई है, भरी रहे, ठीक है। किसी ने तस्वीर भी बनानी होती है कभी कभी लेक्चर के एंड पे, तो इसलिए इधर सवाल कर लेते हैं। कासम ने जो एसिड ख़रीदा है, वो एसिड कितने का ख़रीदा है कासम ने? 90 रुपये का। तो एसिड अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है जी। और किस दिन खरीदा है? 1 जनवरी। आप लोग ना तो बनाएं, आप लोग बस एंड पे तस्वीर खींच लेना यार, ये ज़रूरत पड़े तो फिर बना लेना, 5 मिनट दे दूंगा, ठीक है। 5 मिनट सिर्फ मेरे साथ रहें, उसके बाद फिर 1 जनवरी 10 पे एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट 90, ठीक है जी। 90 समझते हैं? 90, अच्छा। उसके बाद लाइफ है इसकी 3 साल, लाइफ कितनी है? 3 साल। सवाल खामोश है तो मेथड कौन सा लगेगा? स्ट्रेट लाइन। तो मतलब 90/3, 30 रुपए की डेप्रिसिएशन हर साल आएगी, 3 साल में 30 की डेप्शन आएगी, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस का लेजर है, मैं कोई नहीं बना रहा, ओके। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेते हैं हम, एंट्री पास कर लेंगे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ गया जी। जी बोलिए, एंट्री बोलिए। 90, 30 रुपये की डेप्शन है ना, एंट्री बोलिए। डेप्शन एक्सपेंस दिमाग में, डेबिट दिमाग में, ठीक है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, और अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम कहाँ डेबिट करें, दिमाग तो है ही नहीं इधर, मुझे शक्ल से पता चल गया था। कोई नहीं बेटा, अल्लाह मालिक है, खैर है, मेहनत करते रहो। किसी खाली डब्बे में साइड पे रख दो जी। एक्यूमुलेट एसेट डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 31 दिसंबर 2010 का, ठीक हो गया। साल ख़त्म, बोलो। कैरी डाउन 90, ठीक है जी। एक एक लाइन लगा रहा हूँ बस, टाइम बचाना है ना। 30 कैरी डाउन 30। चलें आगे। सबसे पहला काम अगले साल कैरी डाउन को क्या कर लो? ब्रॉड डाउन। तो 1 जनवरी 11 को ब्रॉड डाउन 90 ही है, और 1 जनवरी 11 को ब्रॉड डाउन कितना है जी? 30। अब इस साल में क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन करेंगे। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री फरमा दें दिमाग में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 30 से, ठीक है जी। तो ये क्लोजिंग कितना बन गया? 60। और एसिड का क्लोजिंग कहाँ पे पड़ा है? वो कोई नया एसिड खरीदा नहीं है, तो वो 90 था, 90 है,
ठीक है, रहेगा नहीं रहेगा, ये तो रहेगी दूसरे बल्ला की ज़ात ही। 90 था और 90 है फ़िलहाल, ठीक है जी। तो अगला तीसरा साल आया यकम जनवरी 12, ब्रॉड डाउन, यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन, इधर 90 है 60, बेहोश लोगो। अच्छा, अब इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 30 से। तो यहाँ पे बन गया 90 और 90 90, सवारी 90 ना 90, स्पीड 190, वो वाला 90 जी। क्लोजिंग 90, डन जी। अच्छा, अब ये अगर ऐसे हो तो नज़र आएगा, इधर बन जाएगा दूसरा, ठीक है। यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट। जी, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ मैं सिर्फ। कौन कौन से साल्स हैं हमारे? 10, 11 और 12। तो हम 12 को पहले रखेंगे, फिर 11 और फिर 10, तीनों साल्स आ गए। हाँ करता हूँ, अब बिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिट रहा, ठहर जाओ। जी, नॉन करंट एसेट्स में हमारा एक एसेट आ रहा है जिसकी कॉस्ट है 90, 90 और 90, और जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30, 60 और 90। और इसकी बुक वैल्यू है 60, 30, 0। अब मुझे बताओ ये बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है 2012 में? कि एक एसेट है तो सही, लेकिन वो एसेट फुल्ली डेप्रीशिएट हो चुका है। ठीक है सही, लेकिन वो फुल्ली डेप्रीशिएट हो गया है और इसकी बुक वैल्यू 0 है। फुल्ली डेप्रीशिएट एसेट की बात अब इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा कल मैं, ठीक है ना, आज इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बस इतना सा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये एसेट क्या हो गया इस वक्त? फुल्ली डेप्रीशिएटेड। मैंने कहा ये बात करो जी, फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट है ये, ठीक है। फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट का मतलब क्या होता है? कि जिसकी कॉस्ट बराबर हो जाए अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के, या जिसकी बुक वैल्यू 0 हो जाए। दोनों सूरतों के अंदर ये क्या कहलाएगा? फिलहाल सिर्फ इतनी बात की मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब जी हम वो वाली एंट्री करते हैं जिसको हमने थोड़ी देर पहले कहा था नहीं नहीं ये वाली एंट्री बेटर प्रेजेंटेशन नहीं है। अब हम वो एंट्री पास कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं होगी एंट्री पास, अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। तो एसिड का अकाउंट बनाते हैं, ये इंशाल्लाह बनाएंगे भी सही आने वाले दिनों में इस तरह से अकाउंट, एसिड अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि क्यों ऑप्शन अलग नजर आए तो एसिड अकाउंट ऐड कॉस्ट होता है, ठीक है। उम्मीद है दूसरी क्लास को मैं ये बात नहीं बता सकूंगा एंड वाली, ये फिर उनकी परसों पे चली जाएगी क्लास, कुछ मैंने कहीं जाना है इसलिए, ठीक है। तो कल फिर आप लोगों को शायद थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं जज्बात में आके पढ़ाता गया असल में ना। तो यकम जनवरी 2010 पे एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया 90 से। 30 रुपये की डेप्रिसिएशन जो है इस साल इसकी एंट्री हमने इसी अकाउंट में करनी है, क्योंकि हम दूसरी एंट्री कर रहे हैं ना, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एसिड क्रेडिट। तो फिर 31 दिसंबर 10 पर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एसिड ही हो गया क्रेडिट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई। अब अक्यूमुलेशन अकाउंट का के बैलेंस का अक्यूमुलेशन का जो अकाउंट है उसका वजूद ही नज़र नहीं आ रहा। वजूद नज़र ही कब आता है? जब हम डेप्शन की एंट्री को एसिड अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, उसको अलग अकाउंट में रखते हैं, तभी तो ये वजूद में आता है। अब जब ये एंट्री कर ली तो फिर एसिड अकाउंट नज़र, एक्यूमुलेशन अकाउंट नज़र नहीं आ रहा, तो क्लोजिंग क्या आ रहा है? अब देखो एसिड अकाउंट बुक वैल्यू शो कर रहा है, नहीं कर रहा। यानी कि अगर एक्यूमुलेशन अकाउंट
अलग नहीं बनेगा तो एसेट अकाउंट ही क्या शो कर दिया करेगा। बहरहाल इसकी बात आज के बाद फ़िलहाल तभी करेंगे जब ये सवाल जाके करने हैं, फ़िलहाल इसकी बात छेड़नी नहीं है। तो सिर्फ मैंने बेटर प्रेजेंटेशन को प्रूव करने के लिए ये बात फैला दी, ठीक है। अच्छा जी, क्लोज़ कर दें इस साल को। 1 जनवरी 11 आया, ओपनिंग क्या आएगा 60। फिर इस साल की एंट्री 31 दिसंबर 11 पर डेफिशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट की एंट्री करोगे 30। फिर क्लोजिंग क्या आएगा 30। फिर जनाबे वाला 1 जनवरी 12 पर ब्रॉड डाउन 30। फिर इस साल की डेफिशन की एंट्री करो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट 30 से, और क्लोजिंग क्या हो गया 0 बुक वैल्यू शो कर रहा है ना। अब इसके एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। भाई को यार पानी पिला दो यार, ये कौन है दे दो इसको, पकड़ लेना। अच्छा जी, ठंडा नहीं है। अच्छा जी सुने, अब एसिड अकाउंट क्या शो कर रहा है भाई, 10 के एंड पर 60, 11 के एंड पर और 12 के एंड पर। अब ये बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है, एसिड है ही नहीं, एसिड सिरे से है ही नहीं। तो ये सही बात तो नहीं है, बात समझ गए हो, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर प्रेजेंटेशन क्या है कि हम एसेट अकाउंट के अंदर एसेट के अंदर होने वाली कमी को क्रेडिट ना करें, बल्कि हम एसेट के अंदर होने वाली कमी को अलग थलग अकाउंट के अंदर रखें, ताकि ऐसी सिचुएशन बने, ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़े, ठीक है जी। कहाँ हैं साकिब ये जब ये बच्चे क्लास से निकल जाए ना तो फिर इसको जूम आउट कर देना, ताकि वो आने वाले बच्चे इसको ना देख सकें, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।